धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात आम आदमी की। आप जानते हैं धाकड़ खबर के इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे उनकी कोई दिक्कतें हो, दुश्वारियां हो, या उन्होंने देश या समाज के लिए कुछ खास किया हो जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया जगह नहीं दे रहा हो। आप तो जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या हालत हो चुकी है। सिर्फ भोंपुगिरी के अलावा, भजन मंडली के अलावा वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आज इस क्रम में हमारे साथ गौरव शर्मा जी जुड़ रहे हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, एक एनजीओ उन्होंने बनाया है जिसमें वो देश के जो रिटायर्ड हो चुके हमारे फौजी हैं, चाहे वो आर्मी से हैं, चाहे वो नेवी से हैं, चाहे एयरफोर्स से हैं, जहाँ से भी हैं, उनके परिवारों की मदद करते हैं। ऐसे कोरोना लागू हुआ, जब आप जानते हैं लॉकडाउन लागू हुआ, और उसके बाद उनके सामने भी दुश्वारियाँ पैदा हुई हैं। आप जानते हैं बहुत सारी विधवाएँ भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, उनके सरों पर पिता का साया नहीं है। तो ऐसे लोगों की उन्होंने मदद की। तो कई सारे सवाल पैदा होते हैं कि जो उन्होंने एनजीओ बनाया है सपोर्ट आवर हीरोज़, उसका नाम यही क्यों रखा? दूसरा, उन्होंने सेना से जुड़े ही काम करना क्यों पसंद किया? और आखिर उनका ये एनजीओ जो है वो किस तरीके से काम करता है? क्या वो ऐसा कुछ बता सकते हैं जिससे सबक लेके लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस तरीके का और बेहतर ढंग से कुछ काम कर सकें, चाहे सेना के लिए करें, चाहे कुछ और तरीके से करें? तो उन्हीं से हम बात करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौरव जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ अकरम जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है। एक लंबे समय से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। पहले तो उसके लिए मैं ऑन कैमरा माफ़ी चाहता हूँ, आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। जी नहीं, आपका शो बहुत अच्छा है और काफी लोग देखते हैं, एंड आई नो आप काफी बिजी रहते हैं। नहीं, बिजी नहीं रहते हैं, सीधा बता देते हैं। उतनी बड़ी दुकान नहीं है ना हमारी कि बड़ा सारा भोंपू मीडिया वाला की तरह मॉल है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग एकदम कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे सोचते हैं, उतनी मैन पावर की दिक्कत होती है, कई मशीनरी की दिक्कत होती है, उस वजह से नहीं हो पाता। खैर छोड़िए, सब चीज़ें लगी रहती हैं। मैं आपसे आना चाहता हूँ नाम पे। सबसे पहले आपने नाम लिया सपोर्ट आवर हीरोज़, ये नाम क्यों चुना? अकरम जी, सपोर्ट अवर हीरोज नाम सुनने का रीजन है सबसे कि हमारे फौजी, चाहे वो सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, अपने आप में सक्षम है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती। और जब फौज में होते हैं तो फौज इस तरीके से ट्रेन करती है कि कल वो वृद्ध भी होंगे तो भी अपने साथ साथ शायद दो लोगों की और मदद कर सके। तो कभी कहा जाता है फौजी कभी रिटायर नहीं होता, फौजी कभी बुढ़ा नहीं होता। लेकिन कुछ हालात के चलते कुछ ऐसे हो जाते हैं एक्सेप्शनल, जहां हर जगह होते हैं वैसे कुछ शहीद जवान के परिवार वाले हो सकते हैं, कुछ वृद्ध सैनिक भी हो सकते हैं, कोई युद्ध में कोई दिव्यांग सैनिक हो गया, तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां हमें लगता है कि हमें सिर्फ उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है, सिर्फ उन्हें ये भरोसा दिलाने की जरूरत है कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। तो इसलिए हमने वहां से सिर्फ सपोर्ट पकड़ा, और हमारे ऑब्वियसली ये हमारे नहीं पूरे देश के हीरोज हैं, तो इसलिए हमने सपोर्ट आवर हीरोज वहां से पिक किया। ठीक है, नाम आपने बता दिया, उसके पीछे का आपने उद्देश्य भी बता दिया, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है आपकी मदद की क्या जरूरत है? सरकार तो दुनिया भर की पेंशन और तमाम भत्ते वत्ते देती है। जी, आ, मैं तो एक प्रश्न आपने और पूछा था, उसको और इसको मैं मर्ज करके आपको आंसर देता हूँ। पहला ये कि ये सपोर्टर यूज हमने स्टार्ट क्यों किया, ऐसा रीजन ये क्यों दिमाग में आया। और दूसरा ये जो आपने अभी पूछा कि सरकार पेंशन देती है और भी कई चीजें हैं, तो फिर हमें आने की क्या जरूरत। पहला सर ये कि मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे फादर ने 28 साल सर्विस फौज में की और वो कारगिल की लड़ाई में थे शामिल। तो उन्होंने फौज को जवानी अपनी दी, वो जवान हुए तो फौज में गए और बुढ़ापे में रिटायर हुए। मैं उसी बैकग्राउंड में पैदा हुआ, यानी कि मैंने बचपन से वो फौजी बैकग्राउंड देखा है, चाहे मेरी परवरिश वहां पे हो, चाहे मेरी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे मेरे दोस्त भी थे वो फौजी के बच्चे थे, हम खेलते भी उन्हीं के बीच में। तो वो खून में कहीं ना कहीं बचपन से ही था कि फौज के प्रति झुकाव और उनके साथ कनेक्शन। तो ये है एक रीजन कि मैंने फौज क्यों पसंद किया, फौज के लिए काम करना पसंद किया, पहला। दूसरा, आपने बोला कि कई स्कीमें हैं तो हमारी जरूरत है। आप सही बोल रहे हैं कि कई स्कीमें हैं, लेकिन एक्चुअली थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी है वो थोड़ी परे है, जो हमें नॉर्मली सिविलियन को लगता है कि ऐसी सारी चीजें होंगी कि फौजी है तो वो रिटायर होके आता है तो पेंशन मिलती होगी, या फिर वो क्या कहते हैं शहीद हो जाता है तो भी उसे कुछ मिलता होगा। लेकिन कई ऐसे अनफोल्ड चैप्टर हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। पहला ये कि जो जवान जब शहीद हो जाता है, पहली चीज, तो कई उसी टाइम, क्योंकि कई मीडिया कवरेज होती है, वो न्यूज की सुर्खियां बन चुका होता है, बहुत कवरेज मिलती है। लेकिन अगर हम उसे साल 1.5 साल बाद उसे मैपिंग करने जाएं तो वाकई में आपको चीजें कुछ और मिलेगी। और मैं एक दो फौजियों का जिक्र एक इंसिडेंट से करना चाहूंगा कि कुछ नेता लोगों ने 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का वहां पे चेक दिया शहीद को,
क्योंकि कवरेज मिल रही थी, तो हर नेता की वाहवाही हो जाती है। मैं किसी नेता के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आपको एक सिंपल सा इंसिडेंट। लेकिन जब आप उनसे मैं मिला 1.5 2 2.5 साल बाद, तो पता चला कि साहब उन्होंने जो 10 लाख का चेक दिया था एमएलए साहब ने, वो बाउंस हो गया। तो ये जो बाउंस वाली जो इंसिडेंट है, या तो सिर्फ एमएलए साहब को पता होगा या उस शहीद परिवार को पता होगा, आप और हम जैसे लोगों को नहीं पता चलता। तो कहने का ये मतलब है, ऐसे में भी लोग अपना लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं, उसके साथ मजाक बनाना वो एक सही बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जवान शहीद होता है तो चलो उसकी फैमिली है, रिटायर होता है तो पेंशन है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि सर जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है, कारण कि वो सर्विस में थे, किसी कारणवश उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई, उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, मान लीजिए उनके डोमेस्टिक रीजन हो सकते हैं कि माता जी बीमार है, घर में कोई है नहीं देखने के लिए, तो मुझे जाना होगा, लेकिन छुट्टी संक्शन नहीं हुई, और वो लेकिन उन्हें फैमिली रीजन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था छुट्टी लेना कि उन्होंने कागज डाल दिया कि सर मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों केसेस है जिन्हें हम नॉन पेंशनर्स कहते हैं। पेंशन के लिए 15 साल की सर्विस होना अनिवार्य है। यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने 10, 11, 8, 5, 6 साल सर्विस की है, आज वो 70, 75, 80 साल के हैं। शायद अब ये उनकी वो उन्हें शायद मेरे हिसाब से जो उन्होंने सर्विस पूरी नहीं की, इमोशन सामने आ गया आज, उसके लिए शायद वो परेशान, क्योंकि ऐसे नॉन पेंशनर्स के लिए फौज के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं। वन टाइम हेल्प मिल सकती है, उनके जो रेजिमेंटल वेलफेयर फंड होते हैं, लेकिन आप ये बोलो कि उनके लिए जिंदगी भर के लिए कुछ कर दिया जाए तो वो संभव। तो एक रीजन ये है कि नॉन पेंशनर्स अनटच्ड है, जहाँ पे आपको कहीं वो मिलेंगे एनजीओ जो काम करे, लेकिन नॉन पेंशनर्स पे कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने बताया कि नॉन पेंशनर्स पे कोई एनजीओ काम नहीं कर रही है, वैसे बहुत सारी एनजीओ काम करते हुए मिल सकती हैं। आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है जिन लोगों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, मान लीजिए जो एक्सीडेंट के केस हो गए, जो एक्सपायर हो गए हैं, जो नॉन पेंशनर्स हैं, क्या आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है, कहाँ पे कितने लोग हैं और आप किस एरिया को अभी छू पा रहे हैं, क्योंकि आप पूरे देश में तो काम कर नहीं पा रहे होंगे? सबसे बड़ी बात ये कि हम डिफरेंट क्यों, मैं आपको बताता हूँ उसी के साथ। ये पहला ये कि हमारे पास डेटा की बात करें तो हम ऐसी जगहों पे काम करना प्रेफर करते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी देश की है कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मैं आसपास के रीजन में ही काम करना प्रेफर करता हूँ। मैं साउथ में हूँ तो साउथ के आसपास रीजन फिगर आउट करता, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की भाषा जानते हैं। लेकिन हमारा ये मानना था कि अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम पूरे भारत को टच कर सकते हैं, क्योंकि हम हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं, हम दिल्ली की भारत की राजधानी में बैठे हैं। तो हमने लद्दाख से शुरुआत किया, हमने असम को छुआ, हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को छुआ, हमने राजस्थान को छुआ। अभी हम लद्दाख की बात करें तो हम वहां पे गए थे उन नॉन पेंशनर्स के लिए काम करने के लिए जिन्हें किसी भी तरीके का, क्योंकि लॉकडाउन के समय बहुत बुरा हाल था। और ये कैसे स्टार्ट हुआ मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अभी 2 साल पहले की, अभी लास्ट ईयर की बात है कि नॉन पेंशनर्स को एक पेंशन दे हैं ये लोग, पेनरी ग्रांट। इसका मतलब ये होता है कि वो सिपाही जिसे किसी भी तरीके की पेंशन ना मिलती हो, किसी भी तरीके का सोर्स ऑफ इनकम ना हो, लेकिन उसकी उम्र 65 साल से ऊपर होनी चाहिए, उसे सरकार यानी कि सरकार हर साल 48,000 रुपए देगी, वो की वन टाइम आएगा, यानी कि 4,000 रुपए महीने के हिसाब से। लॉकडाउन के और उनका, लेकिन जैसे हमारी पेंशन और सैलरी का फिक्स होता है कि 28 और 30 तारीख को क्रेडिट होगा, इनका ऐसा कुछ नहीं होता। ये मई में भी आ सकती है, जुलाई में भी आ सकती है, जून में भी। लॉकडाउन में हालात ये थे कि उनका टाइम जो था फिक्स, वो फिक्स नहीं रहा, और डिले हो गया। अप्रैल का मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त। अब ये बताइए तो सर 48,000 में 48,000 के ऊपर निर्भर है, वो घर कैसे चलाएगा? ठीक है। तो हमने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए हम प्रोजेक्ट पिट्ठू स्टार्ट करें। उसका पर्पस ये, जो सैनिक जिसे किसी तरीके की आय नहीं है, वो या उसकी विधवा, वो जब तक जीवित है हम उसे मंथली राशन जिंदगी भर दें। और यही चीज को लेके फिर हम लद्दाख गए, और लद्दाख में पता चला कि वहां पे हमें सिर्फ ऐसे लोग नहीं, हमें ऐसे भी थे जो धंधा पानी, बिजनेस को छोटा मोटा स्टार्टअप करना चाहते थे, लेकिन पैसा नहीं है, वहां की लाइफ और डिफिकल्ट है। तो हमने वहां के लिए प्रोजेक्ट सशक्त स्टार्ट किया, जहाँ पे हम ऐसे नॉन पेंशनर, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के लिए हम एक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें एक पैसा अलॉट करेंगे, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी खुद जोड़ सके। तो अभी हमने 2 सिपाहियों के लिए जनरल स्टोर खुलवाया, 3 जिनमें से 2 फौजी की बेटी हैं, उनको हमने सिलाई मशीन दी। उनका कहना था सर अगर हमें सिलाई मशीन मिल जाएगी तो यहाँ पे हम कोई सिलाई का काम नहीं है, बुटीक सेंटर नहीं है, हम यहाँ से कुछ अपनी रोजी रोटी बना सकते। ठीक है, कुल मिला के आप 2 तरीके से काम कर रहे हैं, एक तो आपने राशन दे रहे हैं और दूसरा आप उनका स्टार्टअप शुरू करा रहे हैं, कोई काम धंधा उनका शुरू हो जा रहा है जिससे उनका जीवन आगे बढ़ता रहे। लेकिन भैया इस सब के लिए फंड कहाँ से आता है? अकरम जी, इसके लिए आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो फौजी और फौजियों के लिए प्रति प्यार रखते हैं। तो बेसिकली ये कुछ सिविलियन है जो
सैलरीड लोग हैं, नौकरी करते हैं, वहां से हर महीने 1,000-500 जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो देते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स सर्विसमैन भी हैं, फौजी भी हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ हमारे साथ सर्विंग भी अभी कनेक्ट हुए हैं, सर्विंग ऑफिसर जो वो भी अपने थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो देते हैं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं आजकल मीडिया के अंदर सेना के प्रति पिछले 7 साल से 8 साल से एक अजीब सा जुनून देखा जा रहा है। जैसे सेना का सम्मान सिर्फ स्टूडियो से जुड़ा हुआ, अगर एंकर सेना का सम्मान करेगा और सेना के सम्मान की रक्षा करेगा तो तभी सेना का सम्मान होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे तो वर्दी पहन के स्टूडियो में आ जा रहे हैं, बहुत सारे नेता जो लोग हैं वो सेना की वर्दी पहन रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद सेना की वर्दी पहन रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, जब मीडिया सेना की चिंता कर रहा है, नेता सेना की चिंता कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बाकायदा वर्दी पहन के उनके बीच जा रहे हैं, तो आपको काम करने की जरूरत क्या पेश आई? सरकार क्यों नहीं करती है? सर अकरम जी, ऐसा है कि जो हमारे हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसी का पॉजिटिविटी भी कभी कह सकते हैं। उसका दो रूप है। पहला ये, जब हमारे देश में कभी कुछ स्पेशल डेज होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या कोई बड़ा अचीवमेंट, कारगिल विजय दिवस जैसे अभी हाल ही में 26 जुलाई को निकला है, उस समय सब में लोगों में देशभक्ति जाग जाती है। चाहे हमारे नेता हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे इनफैक्ट कोई भी बंदा हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि अगर मैं आज वर्दी नहीं पहना हूं तो मैं देश के लिए काम नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात, वर्दी पहनूंगा तो मेरा ज्यादा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा। सर इम्पैक्ट काम से पड़ता है। आज अकरम जी मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने 1-2 लोगों से शुरुआत किया था। आज एक उम्मीद है लोगों की नजर में, हमसे सर्विंग लोग भी जुड़ रहे हैं जिनका कहना है कि सर हम आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वर्दी पहनी हुई है, बट वो हमसे क्यों जुड़े हैं। और मैं आपको एक सिंपल सा इंसिडेंट देता हूँ। जब हम लद्दाख में काम कर रहे थे, एक सर्विंग कर्नल साहब ने हमें फोन किया, एंड मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने फोन किया, मुझे पता नहीं था ये सर्विंग है। उन्होंने कहा गौरव, और बहुत क्योंकि उन्होंने मुझसे जैसे एक वर्दी वाला आदमी पूछता वैसे पूछा, एक क्वेश्चन मार्क तरीके से कि क्या मैं गौरव शुक्ला से बात कर रहा हूँ? मैंने कहा जी। कहा कि मेरे 2 प्रश्न है, मुझे अभी कहीं से पोस्ट मिला है, वो ये कि लद्दाख में आप मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए आपके पास ये केसेस आते कहां से? दूसरा कि फौज लद्दाख में तो बहुत ज्यादा डिप्लॉय है क्योंकि चाइना बॉर्डर वहां पे है, उनकी मदद हुई कैसे नहीं, मतलब आपके पास कैसे हुआ? 2 प्रश्न थे उनके, बहुत जेन्युइन प्रश्न थे। मैंने कहा सर दोनों का आंसर कनेक्टेड है। पहला ये कि जो ये केसेस सर दिए ना, ये कहीं और से नहीं मिले, ये आपके एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट से मिले, वेलफेयर डिपार्टमेंट से। इट मीन्स ये केसेस उनकी नजर में नीडी है, लेकिन अगर वो मदद कर ही पा रहे होते, उनकी पॉलिसी मदद कर ही सकती थी, तो हमें कभी रेफर नहीं करते। एक होता हर चीज का दायरा, दायरे के बाहर आदमी नहीं काम कर सकता, तो जहां दायरे के बाहर काम नहीं कर सकता उसके लिए हम बैठे सर, आप हमें दीजिए जहां हमें मदद कर रहे। तो पहली चीज वो। दूसरी बात ये कि आप वहां तक मदद कैसे पहुंचाएंगे जी? तो मैंने कहा सर आप जी, मैंने ये बोला कि सर हमारी एक चेन है, हमारी लद्दाख से एक से दूसरे सेगमेंट में जुड़ने में समय नहीं लगता है, तो हम उसे पहुंचाएंगे। तो जब मैंने उन्हें आंसर्स दिए, फिर कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा कि आप क्यों ये करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं एक फौजी का बेटा हूँ और मेरा उसके साथ कनेक्शन है। तो बाद में उन्होंने उसके के लिए कंट्रीब्यूट किया और बाद में उन्होंने बताया कि मैं सर्विंग ऑफिसर। बहुत बहुत अच्छी बात है, जब आपकी चीजों को लोग समझते हैं तो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं अपने सवाल पे फिर आना चाहता हूँ, क्या आपको जो आज देश में चारों तरफ इस सरकार के आने के बाद से सेना का गुणगान हो रहा है, चाहे वो स्टूडियो हो चाहे वो नेता हो, उनके पास नहीं जाना चाहिए था? उनको ये आईना नहीं दिखाना चाहिए था? या उनको नहीं कहना चाहिए था कि रात दिन गीत गा रहे हो अपने स्टूडियो से, ये भी दिखाओ, सेना के लोगों के सामने ये भी दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ हमें वो हंसते हुए चेहरे नहीं दिखाने चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमें वो चेहरे भी दिखाने चाहिए कि जहां हम पहुंचे ही नहीं है, और हाँ जहां हम पहुंचे ही नहीं है उसे हम नजरअंदाज और पीठ दिखा देते हैं कि वो चीज कभी खुली ही नहीं। बट जब ऐसा नहीं, आप आंख खोलेगे तो सवेरा होगा, आंखें बंद करोगे अंधेरा होगा, ऐसा नहीं, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। तो मैं यही कहूंगा कि हंसते हुए चेहरा जो होते हैं दिखाना, वो सिर्फ उनका मास्टर स्टॉक होता है कि हम उनके साथ हैं जुड़े, बट रियलिटी ये नहीं है सर, रियलिटी बहुत परे है। अगर सब कुछ अच्छा ही होता तो हम यहाँ पे नहीं होते, और शायद हम चर्चा भी इस पर नहीं कर रहे होते। चलिए बहुत शुक्रिया, और जो आपकी कोशिशें हैं वो आगे बढ़ती रहें, और उसमें जो हमारा सहयोग होगा बता दीजिए। बड़ी सारी दुकान तो हमारी है नहीं, फिर हम कहेंगे, लेकिन उसके ज़रिए आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे ताकि लोग आपके साथ जुड़ें, आपकी बात दूसरों तक जाए, दूसरे लोग उससे कुछ सीखें, और हो सकता है वो भी कुछ ऐसा शुरू करें, आपके साथ ही जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मिला के बात ये है कि जो लोग दिखते हैं ना सामने,
जो रात दिन स्टूडियो पे और मंच पे खड़े होकर जो ड्रामा करते दिखते हैं, वो असल में सच में सेना के हितैषी नहीं है। सेना के हितैषी, मैं आपका नाम शुरू में गलत बोल गया, अब यहाँ सुधार कर देता हूँ, गौरव शुक्ला जी जैसे लोग हैं जो आज अपने प्रोफेशन को छोड़कर उन फौजियों के लिए काम कर रहे हैं। वक्त का तकाजा होता है, बहुत सारे सवाल अधूरे रह गए हैं, फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।